हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द bmsclasses.com। आज का ये हमारा पंचकर्म का पहला लेक्चर है। आज से पंचकर्म की लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे हम CCIM सिलेबस वाइज एक्सप्लेनेशन देखेंगे एक एक पॉइंट का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। सबसे पहले पंचकर्म पे चलते हैं, सीधे सिलेबस पे चलते हैं। तो सिलेबस में सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है इंट्रोडक्शन का। तो इंट्रोडक्शन में जैसे आप देखते हैं, बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है, क्या चीज़ दी हुई है कि इंट्रोडक्शन टू द, यहाँ पे देखिए क्या चीज़ दी हुई है, इंट्रोडक्शन टू द पंचकर्मा। पंचकर्मा का इंट्रोडक्शन यहाँ पे है, पंचकर्मा एंड शोधना। सेकंड, थर्ड है इट्स इम्पोर्टेंस फॉर द प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। तो ये इसमें पॉइंट है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम पंचकर्म का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ पंचकर्मा। तो देखिए होता क्या है कि चिकित्सा दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, दो प्रकार से चिकित्सा हम कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक शोधन चिकित्सा, एक शमन चिकित्सा। तो जो शोधन चिकित्सा होती है उसके अंतर्गत पंचकर्म आते हैं। ठीक है, यानी दोषों को बाहर निकालने वाली, शुद्धि करने वाली शोधन चिकित्सा होती है। और जो शमन चिकित्सा होती है वो चिकित्सा क्या होती है, शमन चिकित्सा में शोधन तो हो गई कि दोषों को बाहर निकालना, और शमन हो गई दोषों को शांत करना। तो शोधन मतलब शुद्धि करना और शमन मतलब शांति करना। ठीक है, दो चीज़ें हो जाती हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, हम देखते हैं कि इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है। अब एक चीज़ है शोधन और एक चीज़ है शमन, तो इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सी होती है? तो श्रेष्ठ चिकित्सा जो बताई गई है वो शोधन चिकित्सा बताई गई है। क्यों बताई गई है ये क्वेश्चन आता है, वाइवा में भी पूछ लिया जाता है कि क्यों बताई गई है, शोधन चिकित्सा को श्रेष्ठ क्यों कहा गया है। तो श्रेष्ठ चिकित्सा वही होती है जो रोग को जड़ से ख़त्म कर दे, मतलब समूल नष्ट कर दे, और रोग को फिर पुनः उत्पत्ति न हो पाए। ठीक है, और यह पंचकर्म द्वारा ही संभव है। ठीक है, क्योंकि जब हम दोषों को शांत करते हैं तो फिर से वो उभर जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम शोधन करें, शुद्धि करें, उन्हें बाहर निकाल दें तो फिर वह दोबारा से नहीं उभर पाते। ठीक है, इसलिए पंचकर्म को या शोधन चिकित्सा को श्रेष्ठ माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि पंचकर्म की परिभाषा क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ पंचकर्मा। ठीक, तो डेफिनेशन ऑफ पंचकर्मा में यहाँ से आप देखेंगे कि पंचकर्मा प्रायशः शोधन की वह विधि है जिसके द्वारा हम शरीर के बढ़े हुए दोषों को और ज़्यादा बढ़ा करके, उत्कृष्ट करके, ठीक है, उत्कृष्ट से मतलब कि और ज़्यादा बढ़ाते हैं उसको। और फिर क्या करते हैं, जब वे और ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर उन्हें हम शाखाओं से कोष्ठ में लाते हैं, और जो उसका निकटतम मार्ग हो, चाहे वमन के थ्रू मुंह से निकाल देते हैं। वमन का क्या होगा, यहाँ पे मुंह होगा, कफ का मुंह होगा, और पित्त का यहाँ से एनस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, गुदा मार्ग के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। समीपस्थ, जो समीपस्थ या निकटतम मार्ग जो होता है उससे उसे बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, एक आता है कोष्ठ और एक आती है शाखा। ठीक है, तो भैया शाखा क्या होती है और कोष्ठ क्या होता है। सबसे पहले देखिए, शाखाएं जो होती हैं, ब्रांचेज होती हैं। सपोज कीजिए कोई पेड़ है, पेड़ की ब्रांचेज की बात कर रहा हूँ, शाखाओं की बात कर रहा हूँ। तो हमारे भी ऐसे ही ब्रांचेज हैं, तो उसकी शाखाएं क्या होंगी वो आपको पता है। ऐसे ही हमारे अंदर जो हाथ पैर होंगे ये हमारे क्या होती हैं, शाखाएं होती हैं। और कोष्ठ क्या होता है, ये एब्डोमेन को कोष्ठ बोलते हैं। तो जनरली जो हाथ पैर में दोष चले गए हैं, यहाँ ब्रांचेज में, हमारी शाखाओं में हमारे को वो चले गए हैं, तो उनका क्या करते हैं, निकटतम मार्ग से फिर उनको क्या करते हैं, शाखाओं से कोष्ठ में लाते हैं और निकटतम मार्ग से उन्हें बाहर निकाल के त्रिदोष साम्यता स्थापित करते हैं। त्रिदोष, तीनों दोषों को बैलेंस हम कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। तो पंचकर्म में प्राय से क्या करते हैं कि शोधन की वह विधि है जिसके द्वारा शरीर में जो बढ़े हुए दोष हैं उन्हें और ज़्यादा बढ़ाते हैं, और फिर क्या करते हैं, उन्हें जब वे और ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो वे शाखाओं से कोष्ठ में आना स्टार्ट हो जाएंगे।
फिर उन्हें हम कोष्ठ में लाते हैं और निकटतम मार्ग से बाहर निकाल के त्रिदोष साम्यता स्थापित कर देते हैं। तो ये चीज़ थी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। एक श्लोक यहाँ पे, 2 श्लोक यहाँ पे बताए हैं। एक भाव प्रकाश ने बताया है, एक सारंगधर ने बताया है। तो भाव प्रकाश ने बताया है प्रथमं वमनं पश्चाद विरेकश्चानुवासनम एतानि पंचकर्माणि निरोहो नावनम तथा। तो ये बताया भाव प्रकाश ने, वमनम रेचनम नश्ययम निरूहश्च अनुवासनम एतानि पंचकर्माणि कथितनि मुनीश्वरे। ये बताया है सारंगधर ने। ठीक है, इनका अर्थ क्या होता है? 5 ही कर्म होते हैं, वमन, विरेचन, अनुवासन, निरूह और नावन। नावन से मतलब नश्य। तो आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित इन्हीं 5 कर्मों द्वारा शोधन किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ थी। नेक्स्ट आते हैं हम। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे लेक्चर में, फटाफट से इसको देखेंगे। बी आ जाता है पंचकर्माण्ड शोधन, यानी पंचकर्म वह शोधन। तो इसमें सबसे पहले हम शोधन की परिभाषा देखते हैं, क्योंकि ये 4th ईयर का सब्जेक्ट है और यहाँ पे श्लोक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो यदि ये बहिर्दोषाण पंचधा शोधनम चयत, ये अष्टांग संग्रह का श्लोक है जिसमें बताया गया है जिससे दोष धातु एवं मल आदि के विकारी भावों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये पंचकर्म होते हैं। ठीक है, इनके विकारों को, दोष धातु मलों के जो विकार होते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है। वे क्या है? 5 प्रकार के हैं। ठीक है, आचार्य सुश्रुत वाग्भट ने पंचशोधन कहा है, पंचशोधन। लेकिन जो आचार्य चरक हैं, आचार्य चरक ने क्या कहा है? पंचकर्म। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आचार्य सुश्रुत और वाग्भट ने कहा पंचशोधन कहा है और आचार्य चरक ने यहाँ पे पंचकर्म कहा है। तो ये चीज़ हो जाती है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा है शोधन यानी पंचकर्म का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ पंचकर्मा। तो यहाँ पे श्लोक दिया है, दोषा कदाचित् कुष्यन्ति जिता लंघनम पाचनी जिता संशोध नैर्येतु न तेषान पुनरुद्धव। चरक ने बताया है सूत्र स्थान में कि भैया समन चिकित्सा के द्वारा दोषों का समन होता है, लेकिन पुनः प्रकोप हो जाता है, उसकी संभावना बनी रहती है कि दोबारा से प्रकोप होगा। परंतु संशोधन जो शोधन चिकित्सा है वो मूल दोषों को जड़ से नाश कर देती है दोषों का, जिससे वे पुनः यहाँ पे लौट के नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ था। इसीलिए शोधन का महत्व है, इम्पोर्टेंस होता है पंचकर्म का कि जब हम पंचकर्म कराते हैं तो दोष लौट के नहीं आते, वो जड़ से समूल नष्ट हो जाते हैं। ये शोधन का इम्पोर्टेंस है। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे देखिए तीसरे पॉइंट पे आते हैं, स्वास्थ्य एवं वृद्धि व्याधिहर में पंचकर्म का क्या महत्व होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ द पंचकर्म, द प्रमोशन और प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि एम एंड इम्पोर्टेंस क्या होती है पंचकर्मा की। ठीक है, तो एम देखेंगे सबसे पहले। तो जब हम एम की बात कर रहे हैं, क्या इसका प्रयोजन होता है, तो प्रयोजन जिन जिन हेतुओं से किया जाता है वे 3 भागों में विभक्त किए गए हैं। इसी के अंदर आ जाएगा पंचकर्म का, यहाँ पे प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस सब यहीं पे आ जाएगा। तो भी देखिए क्या होता है कि जिन जिन हेतुओं से, जिन जिन कारणों से, हेतु मतलब कारण से पंचकर्म किया जाता है वे 3 भागों में यहाँ पे बांट दिए गए हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कि स्वस्थ मनुष्य में पंचकर्म कर सकते हैं ताकि वो स्वस्थ बना रहे। दूसरा, अगर आपको रसायन आदि का सेवन करना है, रसायन आदि के गुणों को प्राप्त करना है, तो रसायन और वाजीकरण औषध का सेवन करने से पहले आप यहाँ पे पंचकर्म कराएंगे। तीसरा है यहाँ पे रोग के अनुसार आप यहाँ पे पंचकर्म कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले पे आ जाते हैं कि स्वास्थ्य के
स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये प्रिवेंशन यहाँ पे आ जाता है, ये प्रमोशन एंड प्रिवेंशन यहाँ पे आ जाता है हेल्थ का, कि भाई दैनिक नित्य क्रम में एक तो करा सकते हैं कि दैनिक नित्य क्रम में कराएं। दूसरा यहाँ पे अधारणीय वेग, जब धारणजन्य व्याधि हो जाती है तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले रोजाना हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं ताकि हमारा स्वास्थ्य बना रहे। शौच, दंत धावन, स्नान आदि ये सब अभ्यंग, सिर में तेल लगाना, नश्य करना, पादाभ्यंग, मात्रावस्थी, कर्ण तेल, कान में तेल डालना, ये सब विधि जो होती है हम इनका नित्य प्रयोग कर सकते हैं ताकि शरीर में बल बना रहे और हम स्वस्थ बने रहें। ठीक है। सेकंड, यहाँ पे अगर आपने अधारणीय वेग को धारण कर लिया है तो उस टाइम पे वात, मल, मूत्रादि 13 वेग के धारण करने से शरीर में कष्ट होता है, इसलिए वहाँ पे पंचकर्म के द्वारा इन कष्टों को दूर कर लिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ हो गए। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरे में क्या था, अगर आपको रसायन आदि का सेवन करना है तो उसके गुणों को प्राप्त करना है तो उससे पहले क्या कराएं, पंचकर्म कराएं। तो इन कर्मों द्वारा शरीर में बल प्राप्ति होती है, संतान उत्पत्ति करने की क्षमता बढ़ती है। ये क्रियाएं तभी कार्यकारी होती है जब इनसे पहले पंचकर्म कराएगा हो। तो रसायन वाजीकरण तभी शरीर के लिए बेनिफिशियल होगा। अगर ये आपके लिए प्रैक्टिकली नॉलेज भी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ये शतावरी, कोच के बीज वगैरह खाते हैं और इनका शरीर पे इतना ज़्यादा इफेक्ट उनको नहीं दिखता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप आंवला भी खा रहे हैं तो उससे पहले भी, वो भी क्या है, रसायन यहाँ पे चिकित्सा है, तो उस आंवले को खाने से पहले भी, रसायन चिकित्सा करने से पहले भी आप क्या कराएं, पंचकर्म कराएं। उसके बाद ही आप ये चिकित्सा करें, रसायन और वाजीकरण। ठीक है, तो उसका शरीर पे एक इफेक्ट दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है कि रोग के अनुसार पंचकर्म, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ठीक है, रोग के अनुसार पंचकर्म यहाँ पे बताया गया कि यदि रोगों को लंघन, पाचन आदि क्रियाओं द्वारा नष्ट नहीं किया जाता, मतलब नष्ट किया जाता है, तो उस टाइम पे फिर क्या होती है, दोबारा उनके उभरने की वही बात है कि आकांक्षा बनी रहती है कि दोबारा उभरेंगे। लेकिन अगर पंचकर्म एक बार करा दिया जाए तो वो नष्ट हो जाते हैं और दोबारा से नहीं उभरते हैं, अर्थात पुनः रोग उत्पत्ति वो नहीं करते थे। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट में, किसी भी व्याधि के ट्रीटमेंट में रोग के अनुसार यानी पंचकर्म था कि भाई ट्रीटमेंट करें जब हम किसी भी रोग की, तो उस टाइम पे पंचकर्म का क्या वहाँ पे इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो ये चीज़ थी। ठीक है, और इसी के साथ हमारा क्या होता है, पहला यहाँ पे सिलेबस का पहला पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो एक बार फिर से हम रिवीजन लेंगे। इसमें हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन टू द पंचकर्मा एंड शोधना, इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी है, हेल्थ, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस पढ़ा है। तो ये पूरा पॉइंट यहाँ पे हमारा क्लियर हो जाता है। बाकी के कुछ पॉइंट्स के बारे में हम अगले पार्ट में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो को मैं ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय आयुर्वेदा, जय धन्वंतरी।